नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में संख्याओं के संबंधों को ध्यानपूर्वक देखें। ये संख्या है, इनमें क्या संबंध है ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है और ज्ञात ये करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब इन संख्याओं को हम ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं कि 15 में से हमने 3 को माइनस किया तो कितना आया 12, और इसके अंतर में इस 15 को हमने पुनः जोड़ दिया तो कितना हो गया 27। आप देख रहे हैं ये 27 संख्या यहां पर आ रही है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम अगली जो फिगर है, अगली आकृति है, उसमें यूज करेंगे। 31 में से 6 को हमने माइनस किया, कितना आया 25, 25। इसमें 31 यानी 31 को हमने जोड़ दिया तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 56। यानी हमारा जो कंसेप्ट है वो कंफर्म हो चुका है। अब इसी कंसेप्ट को हम अगली आकृति में यूज करेंगे। देखिए अब यहां पर संख्या नहीं है, हमने देखा कि हमने यहां 15 में से 3 को घटाया था, यहां 31 में से 6 को घटाया था, लेकिन यह संख्या नहीं है। अब नहीं है, हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो x में से हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे। ठीक है, ये 9 घटाया, उसके बाद में इसी संख्या जोड़ा हमने तो इसको हमने 1 से जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होता है 81 प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस संख्या में से हमने 9 घटा दिया और घटाने के बाद देखा जाएगा, घटाने के बाद में वापस इस संख्या हमने इसमें जोड़ दिया, कितना आया 81। x और x जोड़ दिया, ये आता है 2x बराबर 81। ऋण 9 का पक्षांतर करते हैं तो धन 9 हो जाता है, 81 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 90। अब 2x का मान कितना है 90 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 90/2। इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है 45। यानी ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि धन का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ धन, गुणा का अर्थ भाग हो तो ये आपको व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, यहां जो दिया गया है इसको यहां पर हम नए रूप में लिख लेंगे। धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ क्या है गुणा, तो हमने धन के स्थान पर गुणा चिन्ह लगा दिया। फिर ऋण का अर्थ क्या है धन या ऋण है, तो इसके स्थान पर हमने धन का चिन्ह लगा दिया। गुणा का अर्थ क्या है भाग, ये गुणा है तो हमने यहां पर भाग का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, और ये संख्या जो है हमने ऐसी कैसी यहां पर उतार दी। ठीक है, बस हमें जो नवीन चिन्ह प्राप्त हुए हैं इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें इस व्यंजक को हल करना है। तो जब एक से अधिक संख्याएं होती हैं तो वहां पर बॉडमास का रूल लागू होता है, बॉडमास का नियम लागू होता है। इसके बारे में विस्तृत वीडियो हमने बना दिया है जो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम भाग की क्रिया करते हैं, उसके बाद में गुणा क्रिया करते हैं। ठीक है, तो 18 में हमने 3 का भाग लगाते हैं 6 आता है ना। 5 विचार गुणा करते हैं तो 20 आता है, बीच में धन का चिन्ह है, दोनों जोड़ दिया 26 आ गया। ठीक है ना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहां पर हमें त्रिभुज गिनने हैं। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ये जो बड़ा त्रिभुज है ना, इसके अंतर्गत 3 त्रिभुज बन रहे हैं। कैसे, देखिए ये त्रिभुज है, यदि शीर्ष से हम एक लंब डालते हैं है ना, तो 1 2 और 1 पूरा है, 3 बन गए, तो इसके हो गए 3। इस प्रकार से यहां से यहां तक जो बना हुआ है 3 इसमें भी हो गए हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए, ये 6 हो गए। ठीक है, फिर एक 7, ये 8 और एक ये 9, यानी इस आकृति में कुल मिलाकर कितने 9 त्रिभुज हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा? अब देखिए, अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? वे होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब बाएं से दाएं, ए बी सी डी, इसी प्रकार से एक्स वाई जेड तक के लेटर्स होते हैं। और ठीक इसी प्रकार से ऊपर से नीचे भी ए के बाद में बी सी डी ई, इस प्रकार से एक्स वाई जेड तक आपको मिलेंगे। और यही क्रम दोनों तरफ होगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है ना। ये सीक्वेंस होती है डिक्शनरी में जो शब्द आते हैं उसकी, उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहां क्या करेंगे, जो समान लेटर्स हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, चारों विकल्पों में FORT सब में है, ठीक है। तो इन्हें हमें देखना नहीं है, इसके आगे देखना है, टी के आगे यहाँ क्या है, I H, फिर यहाँ I और ये N। इन सब में से T H I और N, इन सब में से पहले क्या आएगा, H आता है, आता ना, क्या आएगा, H आएगा। तो ये पहले नंबर पर जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बचे हुए हैं, ठीक है। अब दोनों में से पहले कौन आएगा, देखिए अब टी के बाद देखते हैं, है ना, एच हो गया, हमें देख लिया। अब देखिए हम आई के बाद में यहाँ टी आया हुआ है, देखिए, और यहां पर आया हुआ है एफ, ठीक है। तो टी और एफ दोनों में से पहले एफ आता है, इसलिए आ गए दूसरे स्थान पर, और ये आ जाएगा तीसरे स्थान पर। हमें पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इस प्रकार से हमको बताना है। अब यहां पर पहले स्थान पर आ सकता है, दूसरे पर आ सकता है, तीसरे चौथे किसी भी स्थान पर आ जाए, तो हमें यहां पर इस प्रकार से इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 5, पूजा को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 16 के बाद और 22 तारीख के पहले, 16 के बाद और 22 तारीख के पहले हैं, जबकि उसके भाई को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 20 के बाद और 25 तारीख के पहले है, ठीक है। यदि दोनों की जानकारी सही है तो उनकी मां का जन्मदिन किस तारीख को है? देखिए, दोनों की जानकारी सही है। अब पूजा जानकारी क्या है कि 16 के बाद है और 22 के पहले हैं, और उसके भाई को याद है कि 20 के बाद में है और 25 के पहले हैं, ठीक है। तो दोनों को हम देखते हैं, ये तारीख 20 और 22 के बीच में होगी, यानी 21 को उनकी मां का जन्मदिन है ना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, एक पंक्ति में लड़कों की सबसे कम संख्या क्या हो सकती है? एक लड़के के आगे 2 लड़के, एक लड़के के पीछे 2 लड़के, और 2 लड़कों के बीच में 1 लड़का, है ना। तो सबसे कम संख्या हमको याद करनी है। तो एक लड़का है, इस प्रकार से मान लिया, है ना, इसके आगे 2 लड़के हैं, ये आगे ये 2 लड़के हो गए। एक लड़के के पीछे 2 लड़के, ये लड़का है, इसके पीछे 2 आ गए, इस प्रकार से। और 2 लड़कों के बीच में 1 लड़का है, ये लड़का है और ये लड़का है, इसके बीच में ये वाला आ गया है, यानी कुल कितने लड़के हो गए? 3। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अब देखिए, ये जो आकृति दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं, जिनको हम गिन के कर सकते हैं, है ना। और गिन के न कर सकें तो एक इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब भी कोई त्रिभुज, है ना, देखिए ये त्रिभुज है और इसकी माध्यिकाएं यानी इसकी जो भुजा होती है ना, इसके बीच में यहां मध्य बिंदु से इसके सामने वाले शीर्ष को मिलाया जाता है ना। जिसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका, है ना। शीर्ष से सामने वाली भुजा के
मध्य बिंदु को मिलाया जाता है। और जब ये माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है, 3 माध्यिकाएं हैं और तीनों एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसे कंडीशन में 16 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, कि जब कोई त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस आकृति में 16 त्रिभुज बनते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यदि आपको गिनना है तो आप क्या करें, इसमें जो है शीर्षों के नाम लिख दें, ए बी सी, है ना, डी ई और एफ, इसको कर ले ओ। ठीक है, अब इस प्रकार से आप उसको गिन सकते हैं। ठीक है, और गिन करके बताइएगा कि कौन कौन से त्रिभुज आपके बने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से विजातीय पद ज्ञात कीजिए। विजातीय मतलब ऑड वन। ठीक है, ये ध्यान रखिए। विजातीय पद बोलते हैं, विषम पद भी बोलते हैं, असंगत पद बोलते हैं, है ना, और भिन्न पद भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आता है ऑड वन। मतलब इनमें से तीनों में कोई न कोई समानता है, लेकिन एक शब्द ऐसा है या एक पद ऐसा है जो इनसे भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूं और तिल, 4 फसलों के नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें से विजातीय पद हो जाएगा गेहूं। क्यों होगा? क्योंकि गेहूं जो है यह रबी की फसल है, जबकि शेष तीनों जो हैं यह है खरीफ की फसल। यानी बरसात के शुरुआत में जो फसल बोई जाती है वह होती है खरीफ, है ना, और बरसात के बाद यानी शीत ऋतु के आरंभ में जो फसल बोई जाती है ना, शीत ऋतु के आरंभ में जो फसल बोई जाती है उसे हम कहते हैं रबी की फसल, यानी बरसात के बाद। ऐसा भी याद रख सकते हैं कि वर्षा के पूर्व यानी वर्षा के समय, ठीक है ना, जो फसल बोई जाती है वह खरीफ, और वर्षा समाप्त होने के बाद में जो फसल बोई जाती है वह है रबी। प्रश्न क्रमांक 9, परसों सोमवार था तो परसों कौन सा वार होगा? अब देखिए, परसों सोमवार था यानी बीता हुआ, है ना, जैसे आज है ना, ये बीता हुआ कल, और ये आ गया परसों। ये था मतलब ये बीता हुआ है। ठीक है, तो यहां क्या था? सोमवार था परसों, फिर ये मंगलवार आ गया यानी ये बुधवार हो गया। अब आज क्या हो गया है? बुधवार, ये वर्तमान वाला हो गया। ठीक है, हम बात करें आज की, ठीक है, वर्तमान की। अब परसों कौन सा वार होगा? होगा मतलब भविष्य काल, है ना, आगे आने वाला। तो आज बुधवार है, कल क्या होगा? गुरुवार, और परसों क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? परसों शुक्रवार। इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? ठीक है, 4 वर्ष आपको दिए हैं, 1882, 1800, 1296 और 1962। तो पहले हम जान लेते हैं कि लीप वर्ष होता क्या है। तो लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की। ठीक है, फरवरी होती है 29 दिन की, और उस वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 366 दिन। सामान्यतः एक वर्ष में 362 दिन होते हैं, है ना, और कुछ घंटे होते हैं। लेकिन जब लीप वर्ष आता है तो उस वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, और उस वर्ष में दिन हो जाते हैं 366, वो कहलाता है लीप वर्ष। ठीक है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान के लिए हम साधारणतः क्या बताते हैं कि जब किसी संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो यहां पर 1800 है और 1296 भी है। दोनों में 4 का पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 4 का नियम है कि या तो इकाई दहाई स्थान पर शून्य हो, या इकाई दहाई स्थान पर जो अंक हैं इनसे बनी संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है तो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ष है
वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये बताते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो शताब्दी वर्ष होता है ना, क्या वर्ष होता है? शताब्दी वर्ष। जैसे 1800 है, ये कहलाता है शताब्दी वर्ष, यानी जिस वर्ष के इकाई और दशक स्थान पर शून्य हो, है ना। ये 1600 ये हो गया, 1700, 1800, ठीक है, 1900, 2000, ये ऐसे जो कहलाते हैं शताब्दी वर्ष। तीन में हमें 400 का भाग लगाना होता है। कितने का? 400 का, 4 का नहीं, 400 का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहां पर लीप वर्ष हो जाएगा ऑप्शन सी 1296। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम गलती ना करें, क्योंकि यहां पर ये नहीं कह सकते कि उत्तर गलत है या ऑप्शन गलत है। ऑप्शन तो सही है, लेकिन उस ऑप्शन को हल करने के और भी नियम है ना। तो जब एक सारी नियम यहां पर लग रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि शताब्दी जो वर्ष होता है उसमें हमें 400 भाग लगाना है और अन्य वर्षों में हमें 4 का भाग लगाना है। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो वर्ष कहलाएगा लीप वर्ष, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।